नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और एक ऐसे साल को समझते हैं जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि आने वाली पूरी सदी के लिए एक बुनियाद थी। हम बात कर रहे हैं साल 1900 की, जब भारत एक नई सदी की दहलीज पर खड़ा था और हर तरफ बदलाव की आहट थी। तो सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ एक साल इतिहास का रुख मोड़ सकता है? साल 1900 के मामले में इसका जवाब हमें कई चौंकाने वाली घटनाओं में मिलता है जो एक ही वक्त पर एक साथ हो रही थीं। एक तरफ ये वो साल था जब बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह, जो सत्ता के खिलाफ एक जबरदस्त आवाज थी, अपने आखिरी दौर में था। तो वहीं दूसरी तरफ वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के अंडर में साम्राज्य का प्रशासनिक शिकंजा अपने चरम पर था और पूरे उपमहाद्वीप पर कंट्रोल सख्त होता जा रहा था। और इन सब के बीच एक बिल्कुल ही अलग मंच पर भारत ने दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई। तो चलिए इन अलग अलग धागों को पकड़ते हैं और देखते हैं कि साल 1900 की तस्वीर असल में कैसी बनती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि उस वक्त सत्ता का तंत्र कैसा था। लॉर्ड कर्जन के दौर में ये अपनी पूरी ताकत पर था और इस पूरे विशाल सिस्टम के सेंटर में थे वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। देखिए, कर्जन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, वो साम्राज्य की उस सोच के प्रतीक थे जो मानती थी कि हर चीज ऊपर से ही कंट्रोल होनी चाहिए। कर्जन का काम करने का तरीका एकदम टॉप डाउन था, मतलब हर फैसला ऊपर से आएगा। जैसे उन्होंने पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट से किसानों की जमीन को बचाने की कोशिश की। फिर जो भयानक अकाल पड़ा था, उसके बाद मैकडॉनल्ड कमीशन बनाया और तो और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को सीधा अपने कंट्रोल में ले लिया। हर फैसला बड़ा, असरदार और पूरी तरह से सेंट्रलाइज था। और देखिए, साम्राज्य का ये कंट्रोल सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं था। उसी साल जब चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ ना, तो उसको दबाने के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियों जैसे पहली सिख इन्फेंट्री को सीधा बीजिंग भेज दिया गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल साम्राज्य के अपने हितों के लिए हो रहा था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो भारत के सैनिक चीन में साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ लाहौर में हमारे नेता उसी सेना के भारतीयकरण की, मतलब इंडियनाइजेशन की मांग कर रहे थे। सोचिए, एक ही सेना पर नजरिए कितने अलग। लेकिन साम्राज्य के इस भारी भरकम कंट्रोल के बीच एक नए भारत की आवाज भी उठ रही थी। एक ऐसी आवाज जो अपनी कहानी खुद लिखना चाहती थी। इस आवाज का एक बहुत ही पावरफुल रूप था उलगुलान। इसका मतलब है महान हलचल। ये नाम बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह को दिया गया था, जो ब्रिटिश नीतियों और शोषण के खिलाफ एक जबरदस्त आदिवासी आंदोलन था। और साल 1900 में ही 9 जून को बिरसा मुंडा की रांची जेल में मौत हो गई। वजह बताई गई हैजा, पर उनकी शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया और इसके साथ ही उलगुलान आंदोलन का वो दौर खत्म हो गया। पर यह आवाज सिर्फ जंगलों से नहीं आ रही थी। शहरों में, पॉलिटिकल स्टेज पर भी एक नई चेतना जाग रही थी। लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 16वां सेशन हुआ। प्रेसिडेंट थे NG चंदावरकर। और यहाँ की सबसे बड़ी मांग क्या थी? वही सेना का भारतीयकरण और भारत में मिलिट्री कॉलेज की स्थापना। और ये बदलाव सिर्फ राजनीति या विद्रोह तक ही नहीं था, कल्चर में भी एक नई लहर थी। इलाहाबाद से चिंतामणि घोष ने सरस्वती पत्रिका निकालनी शुरू की। ये पत्रिका आगे चलकर आधुनिक हिंदी लिटरेचर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। मतलब भाषा के जरिए भी एक नई पहचान गढ़ी जा रही थी। अच्छा, अब तक हमने विद्रोह और प्रशासन की बात की, पर 1900 की कहानी में एक और एंगल है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी है भारत के वर्ल्ड स्टेज पर एक नए अंदाज में कदम रखने की। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 2, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उस साल भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि का सिंबल है। ये संख्या है उन 2 सिल्वर मेडल्स की जो नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए जीते थे। एक 200 मीटर स्प्रिंट में और दूसरा 200 मीटर हर्डल्स में। और ये सिर्फ भारत की जीत नहीं थी, ये पूरे एशिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीतने का पहला मौका था। वाकई में एक हिस्टोरिक पल, जिसने दुनिया के नक्शे पर भारत को एक अलग ही पहचान दी। तो जब हम 1900 की इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि ये बस कोई रैंडम साल नहीं था। असल में ये वो साल था जब 20वीं सदी के भारत की नींव रखी जा रही थी। तो
संक्षेप में कहें तो 1900 में 4 बड़े बीज बोए गए। एक, कर्जन का सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल रूल। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म, जो हमें विद्रोह और पॉलिटिकल मांगों दोनों में दिखा। तीसरा, सरस्वती जैसी पत्रिकाओं से कल्चरल रिवाइवल। और चौथा, ओलंपिक्स के जरिए दुनिया में एक नई पहचान। और ये सब हमें आज के लिए एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो 1900 का भारत, जहां एडमिनिस्ट्रेशन, विद्रोह, कल्चर और ग्लोबल पहचान की लहरें एक दूसरे से टकरा रही थीं, वो आज के भारत से कितना अलग है और शायद कितना समान। सोचिएगा जरूर।